हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो सब लोग। लास्ट क्लासेस में हमने न्यूट्रिशन कर लिया था और न्यूट्रिशन के जो सब कंटेंट थे उनमें अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कर रहे थे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर ये अपन लास्ट क्लासेस में हम कर चुके हैं। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे उनमें हमने फैट सोल्यूबल विटामिन हमने कंप्लीट कर लिए थे और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनमें हम विटामिन बी पे थे। ओके, हमने इससे जस्ट जो लास्ट क्लास है उसमें हमने विटामिन B1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे विटामिन B2 करेंगे, विटामिन B3 करेंगे एंड कोशिश करेंगे B5 और B6 और B7 करने की, अगर हो पाता है तो ये भी करेंगे। और देन फिर अपन बाद में 5-10 मिनट के लिए करंट अफेयर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे विटामिन B1 हम कर चुके हैं जिसको हमने थायमिन बोला था, और जो 4 टाइप्स में था, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी एंड जो अपना वर्निकॉप्स था और इन्फेंटाइल था, ऐसे करके 4 टाइप्स थे विटामिन B1 के। तो आज अपन विटामिन B2 करेंगे। विटामिन B2 का इसको कैसा, इसमें दूसरा नाम इसका क्या है, राइबोफ्लेविन। इसको जैसे इसका मेन काम है हार्मोन्स को नियंत्रित करना या हार्मोन्स को कंट्रोल करने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। वैसे ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, एक सहायक एंजाइम के रूप में भी ये अपनी भूमिका निभाता है, स्किन को भी बेटर रखता है और बॉडी की ग्रोथ को भी बेटर करता है, आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन मेन इसका जो काम है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम है। बाकी साइड बाय में जैसे ग्रोथ देना, स्किन को बेटर करना, आईसाइट को इम्प्रूव करना, ये साइड बाय के काम है। फिर है कि जैसे अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी, जैसे अपन यहाँ इसमें B कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो B कॉम्प्लेक्स में B1 हो गया था, B2 अपन आज पढ़ रहे हैं, तो इसकी अगर कमी हो जाएगी तो सिम्टम क्या आएंगे। तो जो मोस्ट फेवरेबल जो सिम्टम है, जो जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, जो वो सिम्टम है वो है किलोसिस। जब विटामिन, इसका क्वेश्चन बहुत सी को एग्जाम्स में आता है, बहुत बार इसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन B2 किलोसिस जो डिजीज़ है वो किस विटामिन की वजह से, कमी की वजह से होती है। तो जो किलोसिस विटामिन जो डिजीज़ है वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होती है। और इस डिजीज़ में होता क्या है, इस डिजीज़ में होठों के किनारे फट जाते हैं। जो जितने भी हमारे होठों के किनारे होते हैं साइड पाई में, वो सारे ऑल होठों के किनारे फट जाते हैं और उसी को हम किलोसिस बोलते हैं, किलोसिस डिजीज बोलते हैं। और वो जो होती है वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होती है। देन फिर जैसे इसके जो काम है उसके बिहाफ पे फिर बाकी अदर आ जाएंगे। जैसे हो गया स्किन को बेटर करना है, तो अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो स्किन अजीब सी हो जाएगी। एक दूसरा क्वेश्चन और आता है विटामिन B2 की रिगार्डिंग ग्लोसाइटिस का। ग्लोसाइटिस इन द सेंस कि पूरी जीभ के ऊपर छाले पड़ जाएंगे। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, तो जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले वो जीभ चेक करता है और आइज़ भी चेक करता है। तो उन चीज़ों के थ्रू वो 2-3 चीज़ें देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं। एक तो एनीमिया को नोटिस कर रहे होते हैं कि एनीमिया की वजह से उसको डायग्नोज करने के लिए तो आइज को भी चेक करते हैं, जीभ को भी चेक करते हैं। और एक जैसे अगर जीभ पे छाले पड़ रखे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो वो विटामिन B2 की कमी को भी एक वो करता है। तो इसलिए विटिलेक वगैरह देते हैं, जो B कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्म में आता है। तो वो जब इसका जो क्वेश्चन है, एक तो किलोसिस का और एक ग्लोसाइटिस का, कि एक तो ग्लोसाइटिस होता क्या है, तो ग्लोसाइटिस होगा क्या, पूरी जीभ के ऊपर स्वेलिंग आके छाले पड़ जाएंगे और जीभ का जो नेचुरल कलर है वो रेड, जैसे हल्की पिंकिश कलर की होती है। जो नॉर्मल जो जीभ होती है वो हल्की पिंकिश कलर की होती है। लेकिन अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो वो बैंगनी कलर की हो जाएगी, वॉयलेट कलर की हो जाएगी। समझ गए। तो जब इसको नोटिस करने का मकसद होता है कि B2 की कमी होएगी तो पूरे मुंह में छाले पड़ जाएंगे, जीभ के ऊपर छाले पड़ जाएंगे, प्लस उसकी जो जीभ का कलर है वो नेचुरल ना रह के वॉयलेट कलर में हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आते हैं।
तो दूसरा इसकी जो ये जो पूर्ति कर रहा था, जो कार्य इसका कर रहा था विटामिन B2, वही कार्य अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो वही कार्य सेम उसमें आ जाएंगे। जैसे आईसाइट कम हो जाएगी, आइज की जो लाइट सहने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और जैसे हमने बोला था कि विटामिन B2 के कार्य क्या है, शारीरिक ग्रोथ देना, तो शारीरिक ग्रोथ रुक जाएगी। समझ गए? तो जो वो काम कर रहा था वो काम कम हो जाएंगे, स्किन में डलनेस आ जाएगी, आईसाइट भी अपनी लाइट जो आईज हैं वो लाइट को सहन नहीं कर पाएंगी, जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और जो मेजर जो दो फेमस जो सिम्टम हैं इसकी कमी के, वो होंगे किलोसिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस कौन से हैं? जो होठों के किनारे फट जाते हैं वो किलोसिस में आएगा। और ग्लोसाइटिस कौन सा है? जिसमें पूरी जीभ के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी और छाले से पूरी जीभ के ऊपर छाले पड़ जाएंगे। और दूसरा क्या है? उसका जो नेचुरल कलर है जीभ का वो पिंकिश कलर होता है, लाइट पिंक कलर होता है। तो वो लाइट पिंक कलर ना रह के वो वॉयलेट कलर का या बैंगनी कलर का हो जाएगा। ठीक है? तो अब है कि इसके सोर्स क्या क्या हैं। जो विटामिन B2 है इसके सोर्स क्या क्या हैं? तो सोर्स में मैक्सिमम जो विटामिन B के सोर्स हैं, चाहे B2 हो, अपना B3 हो, B5 हो, B6 हो, B12 हो, जितने भी होंगे ना, मैक्सिमम जो विटामिन B के सोर्स हैं वो नॉनवेज ही मिलते हैं। तो जैसे यकृ अपना लीवर हो गया, जिसको अपन जिगरा बोलते हैं, वो खाते कई सारे लोग नॉनवेज में लीवर खाते हैं। लीवर हो गया, खमीर हो गया, दूध हो गया, अंडा, मांस, मछली, प्लस जो साबुत अनाज हैं, जैसे जो अपन ये गेहूं का आटा छानते हैं तो उसके ऊपर जो वो निकलता है ना छिलका, उसमें रियल में विटामिन B12 होता है। तो ज़्यादातर लोग जो ये छान के खाते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी होती है, और जो सीधा खाते हैं उनमें फिर भी थोड़ी भरपाई हो जाती है। और दूसरा विटामिन B और C होता है, ये पेशाब के साथ निकल जाते हैं। तो जैसे ही अपन मेडिसिन लेंगे एक बार के लिए इनका लेवल बढ़ जाता है, बट जैसे ही अपन मेडिसिन को हटाएंगे 2-3 महीने में इसका वापस से लेवल डाउन हो जाता है। तो इसके सिम्टम हमेशा आते ही रहते हैं। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनमें तो वो परमानेंटली बने रहते हैं। तो अपन का आज विटामिन B2 कंप्लीट हो गया है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ विटामिन B2 को। राइबोफ्लेविन इसको बोलते हैं। इसके काम क्या क्या है? हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, फिजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आईसाइट को इम्प्रूव करता है, आइज की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और स्किन को बेटर रखता है। इसकी कमी हो जाएगी तो क्या क्या सिम्टम आएंगे? तो सबसे पहले तो जो काम कर रहा था उसी के सिम्टम आ जाएंगे। स्किन डलनेस हो जाएगी, आइज हैं वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, प्लस जो ग्रोथ है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। देन फिर दो फेमस सिम्टम जो हैं वो किलोसिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस में जो होठों के जो साइड के हैं किनारे हैं वो फट जाएंगे, और जो ग्लोसाइटिस है उसमें जीभ में स्वेलिंग आ जाएगी, और उसका जो कलर है वो बैंगनी कलर का है, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। सोर्स में मोस्ट ऑफ नॉनवेज होते हैं। अगर वेजिटेरियन में बोलूँ तो साबुत अनाज वगैरह होता है, दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, दूध वगैरह, दही वगैरह, ये सब अपने वेजिटेरियन सोर्सेस में आ जाएंगे। नॉनवेज में जैसे अपना यकृत हो गया, मांस, मछली, अंडा, और अपना साबुत अनाज, दालें, ये दालों में वेजिटेरियन में आ जाएगा। प्लस वेजिटेरियन में ही जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें भी विटामिन B2 अच्छा होता है। अब है विटामिन B3। विटामिन B3 को वैसे नाम, उसका दूसरा नाम क्या है? नियासिन। नियासिन या पेलेग्रा, एंटी पेलेग्रा विटामिन भी बोलते हैं इसको। जो इसकी विटामिन B3 की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको पेलेग्रा डिजीज़ बोलते हैं। तो इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसको लेंगे तो पेलेग्रा ख़त्म हो जाएगा, इसकी कमी होगी तो पेलेग्रा हो जाएगा, तो इसलिए उसको एंटी पेलेग्रा विटामिन भी बोलते हैं। पहले इन द सेंस जिसको इसको अपन डिवाइड करें तो पहले इन द सेंस रफ, और एग्रा मतलब स्किन की। अगर पेलेग्रा का रियल मीन होता है कि पूरी स्किन रफ हो जाएगी। ऑलमोस्ट जितने भी विटामिन B1 के सोर्स हैं उनमें एनीमिया, मेमोरी, ब्रेन के रिगार्डिंग, या फिर एनीमिया, और या फिर स्किन के रिगार्डिंग अधिकतर यही सिम्टम आएंगे। जितने भी विटामिन B के टाइप्स हैं उनमें सिम्टम मोस्ट ऑफ यही रहेंगे। एक तो मेमोरी, ब्रेन के रिगार्डिंग रहेगा, एक एनीमिया के रिगार्डिंग रहेगा, और एक रहेगा स्किन के रिगार्डिंग, जो ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ में इंक्लूड हो जाता है। फिर है कि अपना नियासिन, इसको हमने बोला है, और पेलेग्रा डिजीज इसकी कमी की वजह से होती है। प्लस इसके सिम्टम आते हैं। एक फेमस क्वेश्चन आता है जो
काफ़ी बार एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पुटअप होता है ये क्वेश्चन कि 3D डिजीज़ किसको बोलते हैं, या 3D जो डिजीज़ है वो किसकी कमी की वजह से होती है, या 3D डिजीज़ जो है वो बोली किसको जाती है। तो जो 3D डिजीज़ है वो विटामिन B3 की कमी की वजह से होती है। इसको कभी कभी हम 4D भी मान लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स में जनरली जो पूछा जाता है उसमें 3D ही काउंट होता है कि 3DS सिम्टम क्यों कौन से विटामिन की कमी की वजह से आते हैं, तो वो नियासिन आएगा। अगर वैसे भी याद करें तो विटामिन B3 है, तो अगर 3D आएगा तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कम आता है कि 3D डिजीज़ कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है। उल्टा इससे ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि जो 3D डिजीज़ विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है उसके फुल फॉर्म क्या है, उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ इन्वॉल्व हैं, ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार आता है। तो जैसे अपना डायरिया, डर्मेटाइटिस, सबसे पहले डायरिया होगा, इसकी विटामिन B3 की जो कमी होगी तो सबसे पहले डायरिया होगा। जनरली आपने सुना होगा कि जब डायरिया के सिम्टम क्या क्या होते हैं, स्किन डल हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है, और पूरी स्किन में जैसे ही अपन पिंच करते हैं ना तो 2 सेकंड तक स्किन की इलास्टिसिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जनरल अपन जैसे स्किन को पिंच करेंगे तो 2 सेकंड से पहले वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में चली जाएगी। लेकिन अगर विटामिन B3 की कमी है या डायरिया का पेशेंट है, सीवियर जो डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है, उसकी स्किन जब अपन पिंच करेंगे तो वो 2 सेकंड में वापस रिकवर नहीं करेगा, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा उसका। और यही एक सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम होता है कि अगर पेशेंट का देखना है कि पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन में है, ये अगर चेक करना है तो उसको उसी के थ्रू चेक करते हैं कि स्किन को पिंच करते हैं, पकड़ के ऊपर खींचते हैं, और अगर पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन में होगा तो वो 2 सेकंड तक स्किन नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाएगी। अगर वो पेशेंट नॉर्मल होगा तो उसकी स्किन नॉर्मल कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 3Ds में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो उसके डायरिया होगा, फिर डायरिया से कनेक्ट दूसरा सिम्टम कौन सा है, डर्मेटाइटिस, जो स्किन से रिलेटेड है, स्किन रूखी रूखी हो जाएगी, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, ये उसके सिम्टम है। फिर तीसरा सिम्टम कौन सा है, डेमेंशिया। जनरली आपने नोट भी किया होगा कि हमें जब एक दिन भी डायरिया हो जाता है तो हमारा माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो जिसके पर्टिकुलर डायरिया चल ही रहा है तो उसमें तो वो डेमेंशिया के सिम्टम आने लग जाएंगे। डेमेंशिया एक माइंड का प्रॉब्लम है, इसको अपन भ्रम बोलते हैं, हिंदी में इसको अपन इल्यूजन या भ्रम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी पावर कम हो जाता है एंड वो इल्यूजन में ही रहता है, समझ गए, तो वो डेमेंशिया की स्टेज होती है। चौथा है डेथ, जो जनरली कुछ लोग उसको इन्वॉल्व करते हैं B3 के सिम्टम्स में, 4DS में इन्वॉल्व करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ डेमेंशिया तक ही इन्वॉल्व करते हैं। जो चौथा इसका लास्ट सिम्टम आता है वो डेथ का आता है। ठीक है, फिर इसके है कि जो सोर्स हैं इसके सोर्स कौन कौन से होंगे, तो उसमें जैसे जो ऊपर अपन पढ़ के आए हैं ऑलमोस्ट वही सोर्स, विटामिन B के जितने भी टाइप्स हैं उनमें ऑलमोस्ट वो लगभग वो सोर्स मिलेंगे सारे। जैसे अपना लीव यकृत हो गया, मांस मछली हो गया, खमीर हो गया, मूंगफली हो गई, साबुत अनाज हो गया, अपना दूध, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, अन्य वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार वेजिटेबल्स वगैरह वो सब हो जाएंगी। अब है कि इसका कार्य, वैसे तो हमने इसके कार्य डिस्कस कर लिए हैं, बट फिर भी एक बार अगर अपन प्रॉपर तरीके से अगर अपन बात करें तो जो नियासिन है वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, समझ गए, जो मेन काम इसका है। जैसे विटामिन B1 जो था, थायमिन जिसको हमने बोला था, वो नर्वस सिस्टम को मजबूत बना रहा था, और उसकी कमी से नर्वस सिस्टम ही इफेक्ट कर रहा था। जहाँ ड्राई बेरी था वो कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा था, और जो वेट बेरी था उसमें हार्ट वगैरह इन्वॉल्व हो रहे थे, बट जो ड्राई बेरी था वो पूरा कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम पे ही, नसों पे ही कम्प्लीटली इन्वॉल्व कर रहा था। तो जो नियासिन भी है, जो विटामिन B3 जो नियासिन है वो भी कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। फिर दूसरा काम जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे विटामिन B2 कर रहा था वैसे ही। फिर एज लाइक विटामिन B2 फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, वो सब आएगा। तो
तो अपन ने विटामिन B2 कंप्लीट कर लिया है, विटामिन B3 कंप्लीट कर लिया है, हमारा विटामिन B3 भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं दोबारा विटामिन B3 को रिपीट कर रही हूँ। इसका जो रियल नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम जिसको हम बोलते हैं विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है एंटी पेलेग्रा विटामिन। फिर इस पेलेग्रा का मतलब होता है रफ स्किन। फिर है कि इसके काम क्या क्या हैं, तो विटामिन B2 की तरह ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन करेगा, फिजिकल ग्रोथ देगा, और जो इसका जो B3 है वो स्पेशली नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखेगा। फिर है इसके जो कमी के सिम्टम हैं, उसमें सबसे फेमस जो क्वेश्चन आता है, जो बार बार पुटअप होता है, वो है 3DS सिम्टम, 3DS सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो इसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डेथ, इसका सिक्वल पूछा जाता है, इसका क्रम पूछा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, इसको आपस में कोरिलेट करके चलना कि पहले डायरिया होगा, उसके बाद डायरिया की वजह से स्किन अनहेल्दी होएगी, तो फिर डर्मेटाइटिस होगा, और जब सीवियर लेवल पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो पेशेंट डेमेंशिया में चला जाएगा, इल्यूजन में चला जाएगा। समझ गए? और लास्ट में तो फिर जब सीवियर लेवल पे हो जाएगी तब तो डेथ हो जाएगी। सोर्स में जनरली अपन ने जो विटामिन B2 में पढ़ा था, लीवर हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, मूंगफली हो गया, साबुत अनाज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, दही, छाछ वगैरह, ये डेयरी प्रोडक्ट, और एग वगैरह। एग में ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की है, काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस की है कि जो एग का बायोलॉजिकल वैल्यू है वो अबव 95 या अबव 90 से 92-95 के एवरेज होता है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो इसमें हमारी बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड्स ज़रूरत होते हैं, जितने भी हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं सीवियर लेवल पे, एग में ऑलमोस्ट वो सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसका बायोलॉजिकल वैल्यू अबव 90 होता है। ठीक है? और जो सोयाबीन है, सोयाबीन का बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो 40 होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन जो सोर्स हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट प्रोटीन वाला सोर्स है वो सोयाबीन ही रहेगा, और नॉन वेज में जो हाईएस्ट जो बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन वाला सोर्स है वो एग रहेगा। एग में प्रोटीन भी भरपूर होती है, और एग में ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन्स का भी एग में भंडार होता है, चाहे विटामिन B हो, चाहे A हो, D हो, कोई सा ही हो, क्योंकि एग में जो बीच वाला पार्ट होता है जो येलो कलर का होता है वो फैट का होता है। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो उसमें पाए जाएंगे जो A, D, के हैं, और जो बाकी पार्ट होता है उसमें B और C कम्प्लीटली मिलेगा। हालांकि C थोड़ा कम मिलता है, C जो खट्टे फल होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है, बट विटामिन B के तो ऑलमोस्ट सारे टाइप्स में एग इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है? अब अपन पढ़ते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 को हम जो दूसरा नाम है विटामिन B5 का वो है पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है? अब इस पैंटोथेनिक एसिड से ही आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है उसका नाम, कि पैंटोथेनिक एसिड से जो विटामिन B5 है इसका जो कॉमन सिम्टम है, इसकी कमी से जो इफ़ेक्ट आता है, एक सिम्टम आता है इसकी कमी से, वो कॉमन सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम कौन सा है? फुट ड्रॉप सिंड्रोम। समझ गए? ये पैंटोथेनिक से ही पैफ ऐसे याद रह जाएगा। तो फुट ड्रॉप सिंड्रोम ये इसकी कमी का सबसे फेवरेबल सिम्टम है, ये एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि फुट ड्रॉप सिंड्रोम किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, और इसके सिम्टम भी जो फुट ड्रॉप सिंड्रोम के जो सिम्टम हैं उनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप होता है। ठीक है? तो सबसे पहले इसका विटामिन B5 का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंटोथेनिक एसिड है। दैन फिर ये पाया के रूप में पाया जाता है हमारी बॉडी में, जो कोएंजाइम A है इसका एक मुख्य घटक होता है उसके रूप में पाया जाता है। फिर अपना इसकी कमी से क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट आएगा, तो एक तो बर्निंग फिट सिंड्रोम आएगा, वो जो फुट ड्रॉप सिंड्रोम है, हालांकि वो सीरियस स्टेज है, जो फुट ड्रॉप सिंड्रोम है वो सीरियस स्टेज है। पहले बर्निंग फिट सिंड्रोम ही आता है कि जो पैरों की तली जलती है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में जाके फिर जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो उसके बाद में फिर वो फुट ड्रॉप में कन्वर्ट होगा। इनिशियली वो बर्निंग फिट सिंड्रोम में आएगा।
अब है कि इसके सोर्स, तो सोर्स जैसे हमने विटामिन B2 में पढ़े थे, B3 में पढ़े थे, सेम उसी तरह के सोर्स रहेंगे कि अपना यकृत हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया, मूंगफली हो गया, साबुत अनाज हो गया, देन गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारे विटामिन B5 के सोर्स रहेंगे। अब है विटामिन B6 का जो अदर नेम है वो पायरिडोक्सिन होता है। पायरिडोक्सिन इसको अदर नेम के रूप में बोला जाता है। दूसरा ये करता क्या है या ये किस फॉर्म में पाया जाता है, तो जो अमीनो एसिड्स के जो मेटाबॉलिज्म हैं उनमें जो एंजाइम्स भाग लेते हैं उन एंजाइम्स के कोएंजाइम ए के रूप में काम करता है या उसके रूप में रहता है। फिर है कि इसका जो कॉमनेस्ट सिंड्रोम होता है या सिम्टम जो होता है, इसकी कमी से जो कॉमनेस्ट सिम्टम पाया जाता है, तो वो कॉमनेस्ट सिम्टम पाया जाएगा जैसे अपना ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया 3 तरह के हैं और तीनों विटामिन बी के टाइप्स में मिलेंगे आपको। एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक मैक्रोसाइटिक या मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया और तीसरा मिलेगा पर्नीसियस एनीमिया। ठीक है, तो जो विटामिन B6 है उसको हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। जो विटामिन B9 है जो एक फोलेट के रूप में पाया जाता है, हालांकि अपन उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो विटामिन B9 है जिसको फोलिक एसिड दे के उसको पूर्ति की जाती है फोलेट के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और जो B12 की वजह से होता है उसको हम पर्नीसियस एनीमिया बोलते हैं, जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो जनरली B6 है, तो B6 का वास्तविक नाम इसका क्या है, पायरिडोक्सिन। काम क्या है, जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है, तो जो अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम के कोएंजाइम के रूप में काम करता है। इसकी कमी के सिम्टम क्या आएंगे, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया सबसे पहले, तो दूसरा वॉमिटिंग वगैरह होगा, कन्वर्जेंस वगैरह होंगे और किडनी डिजीज़ भी जनरली विटामिन B6 की कमी की वजह से होती है। फिर है इसका सोर्स, तो सोर्स जैसे अपन पहले से ही उसको डिस्कस करते आए हैं, पहले से उन चीज़ों को लेके अपन डिस्कस करते आए हैं, तो दूध हो गया, आलू, केले, मांस, मछली, यकृत, इष्ट, साबुत अनाज, वेजिटेबल्स। और एक चीज़ इसमें नई है कि जो आंतों के बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियाज हैं वो भी कहीं ना कहीं विटामिन B6 का संश्लेषण करते हैं, विटामिन B6 बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें नई है। अभी तक जो अपन कर रहे थे उनमें B1 भी आंतों का बैक्टीरिया बना रहा था और B6 बनाता है। ठीक है, तो हमारा B6 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर B5 रिपीट करूं तो कोएंजाइम ए का मुख्य घटक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम इसका सिम्टम आएगा, और यकृत वगैरह, मांस, मछली और अपना मूंगफली, अनाज, इनमें सब में होएगा। दूसरा जैसे ये नसों को भी, नर्वस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाता है जब इसकी कमी हो जाती है। तो जैसे अपना नींद नहीं आने की समस्या और मेमोरी पावर कम हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स भी विटामिन B5 में आएंगी। B6 में क्या बोले हैं हम, पायरिडोक्सिन बोले हैं। और दूसरा इसकी कमी से कौन कौन क्या आ जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी एंड किडनी डिजीज़ हो जाएंगी। फिर इसके सिम्टम्स में वही जैसे अपन पहले से हो गए कि भाई यीस्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, यकृत हो गया, साबुत अनाज हो गया, मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सब उसमें मेवे, ये सब आ जाएंगे। फिर है कि ये हमारी जो आंतों की बैक्टीरिया, हमारी जो आंतें हैं उसके बैक्टीरियाज भी विटामिन B6 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब अपना आज का जो लास्ट है वो है विटामिन B7। तो विटामिन B7 को हम एक दूसरा नाम इसको बोलते हैं बायोटीन। इसका जो दूसरा नाम है बायोटीन या H विटामिन भी इसको कहीं ना कहीं बोला जाता है। H विटामिन को लेके भी क्वेश्चन आता है और बायोटीन को लेके भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। दूसरा इसको एक और नाम से भी जाना जाता है एंटी हेयर फॉल, कि ये इसकी कमी से हेयर फॉल ज़्यादा होता है और अगर इसकी पूर्ति अच्छे से होती है तो ये हेयर फॉल को रोकता है, तो इसलिए इसको एंटी हेयर फॉल विटामिन भी बोला जाता है। और वहीं से इसके कार्य में एक चीज़ आ गई कि भाई बालों के स्वास्थ्य के लिए
अति आवश्यक विटामिन है। और कमी के सिम्टम आएंगे तो उनमें हेयर फॉल हो जाएगा, और जाहिर सी बात है हेयर फॉल होगा तो ये जो स्कल्प की स्किन है उसको अनहेल्दी करेगा। और दूसरा न्यूट्रिशन में शारीरिक ग्रोथ जैसे फिजिकल ग्रोथ है तो वहाँ आएगा, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि मसल्स में पेन होने लग जाएगा, और बालों का झड़ना हमने पहले से कर ही रखा है। फिर है कि अब इसके सोर्स क्या क्या हैं, तो सोर्स में जैसे मांस हो गया, मच्छी हो गई, सब्जी हो गई, फल हो गया, गेहूं हो गया, चॉकलेट हो गई, और अपना एग्स हो गया। जैसे जनरली आपने नोटिस भी किया होगा कि काफ़ी जो पर्सन होते हैं वो स्ट्रेस में चॉकलेट खाते हैं, तो ग्लूकोज का तो कहीं ना कहीं उसमें है ही रोल। बाकी जनरली अपना ब्रेन रिलैक्सिंग का काम भी करती हैं, जो डार्क चॉकलेट्स होती हैं वो हमारा ब्रेन रिलैक्स करने का काम भी करती हैं। एग्स हो गए, एग्स तो वैसे ऑलमोस्ट सभी में ही है। फिर अपना मूंगफली हो गई, और इसमें भी एक नई चीज़ है कि आंतों के जो बैक्टीरियाज हैं वो इसका भी आंतों के बैक्टीरियाज संश्लेषण करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B7 को अपन एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B7 जो है इसको हम बायोटीन भी कहते हैं, बायोटीन या H विटामिन भी कहते हैं, प्लस इसको एंटी हेयर फॉल विटामिन भी कहा जाता है। दूसरा जो अपना काम में इसके बालों की स्किन की ग्रोथ को करना, मांसपेशियों का सही से वो करना, हेल्थ करना, फिजिकल ग्रोथ करना, बालों को अच्छा करना। कमी में क्या आ जाएंगे कि बाल झड़ने लग जाएंगे, स्किन डल हो जाएगी और पूरी बॉडी वीक फील होने लग जाएगी। दूसरा सोर्स में जैसे बाकी सब में सोर्स थे, जैसे यकृत, मांस, मछली, अपना साबुत अनाज, मूंगफली, मेवे, ये सब तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो आंतों के जो बैक्टीरियाज हैं वो इसका फॉर्मेशन करते हैं, ये एक नई चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा अपने काफ़ी लंबे टाइम से क्लास ली है, तो आज अपने विटामिन बी को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब विटामिन बी का ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, और यही सबसे बड़ा था। सी भी इतना बड़ा नहीं है, और अपना बाकी और विटामिन थे उनमें भी इतना बड़ा कोई से विटामिन नहीं था जितना विटामिन बी बड़ा था। तो हमने विटामिन बी का ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर कर लिया है। B2 आज कर लिया, B3 कर लिया, B5 कर लिया, B6 कर लिया और B7 कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 9 और अपना 12 समझ गए, और B7 तो एंटी कैंसर है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की है भी नहीं, नीड भी नहीं है उसके बारे में। सिर्फ वो B7 के बारे में हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वो एंटी कैंसर विटामिन है, इतना ही। B17 के बारे में, सॉरी B7 नहीं, B17 के बारे में हमें इतना ही याद रखना है कि वो एंटी कैंसर विटामिन है, बस। इसके अलावा ज़्यादा उस पर क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। ठीक है, अब है कि थोड़ा हम जो रिसेंट में हमारे राजस्थान में जो रिसेंट में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक मांगणियार कलाकार है, उसको संगीत नाट्य अकादमी से पुरस्कार दिया गया है, और हमारे राजस्थान का ही है। हालांकि ये पुरस्कार 2024 का है, लेकिन ये पुरस्कार मिल अब रहा है। ये जैसे 2024 में नामित हो गए हैं और उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो एक जो मांगणियार लोक कलाकार है उसको केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जा रहा है, और उसका नाम है समंदर खान मांगणियार। ठीक है, वो खुद भी मांगणियार है और उन्हीं के थ्रू मिल रहा है। दूसरा है कि जो किन्नू है, हमारे जो किन्नू है उसका उत्कृष्टता केंद्र कौन से ज़िले में खोला जा रहा है, तो उसमें गंगानगर आएगा। फिर है कि जो सीनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियन था उसमें मेल्स में गोल्ड कौन लेके आया है। जनरली कॉमनवेल्थ एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अगर कवर करने पे आओ तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। लेकिन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में अगर अपन करें तो जो सीनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियन है उसमें जो मेल्स में गोल्ड कौन लेके आया है, तो वो है करण सिंह गुर्जर। अब है कि जैसे हमारे राजस्थान में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, तो जो पंचायती राज संस्थाओं के जो आम चुनाव हैं वहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात चल रही है, या एक तरह से उसको कंफर्मेशन मिल गया है कि फीमेल्स को 50% आरक्षण देना है। दूसरा, जो हमारी कोटा की जो बॉक्सर थी जो गोल्ड लेके आई थी कॉमनवेल्थ में, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि एक कोटा की एक बॉक्सर थी अरुंधति चौधरी करके जो गोल्ड लेके आई थी, और कोटा की ही एक और खिलाड़ी थी खुशी चौधरी करके, वो भी गोल्ड लेके आई थी।
तो जो कोटा की जो अरुंधति चौधरी थी, जो गोल्ड चैंपियन थी कॉमनवेल्थ गेम में, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो पैड वगैरह थे उनकी पहले से अवनी लेखरा को पहले से किया हुआ है, जो पैराशूटर है तो उसको तो पहले से किया हुआ है। बाकी जो अरुंधति चौधरी है उसको अब उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसको, अरुंधति चौधरी को। ठीक है, फिर है कि जो DAW जो राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर जो इंस्टीट्यूट है उसको कौन से मॉडल पे विकसित किया गया है, उसका मॉडल का किस मॉडल के स्वरूप में उसको विकसित किया गया है, तो इसको हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। जैसे हब एंड स्पोक का इन द सेंस कि सेंटर में एक चीज़ होती है और स्पोक्स के थ्रू वो कई जैसे पहिया होता है उस तरह से कि स्पोक्स के थ्रू जुड़ा होता है, एक हब होता है और उसके बाद में नीचे साइड बाई में उसके स्पोक जुड़े होते हैं, फिर वो नीचे एक दूसरा हब होता है उसमें भी फिर स्पोक्स लगे होते हैं। इस तरह से अलग अलग उसमें कई सेंटरों को जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है राजस्थान में, और राजस्थान में जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनकी प्रतिमा का विस्थापन किया जा रहा है और उनका निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, अलवर का एक भूगोर तिराहा है, उसको उसका नाम चेंज किया जा रहा है। अलवर का एक भूगोर तिराहा है, उसको अब क्या बोला जाएगा, कप्तान मीणा चौक, जो डॉक्यूमेंट्स में उसको बोला जाएगा। आज तक जैसे अलवर के भूगोर तिराहा बोला जाता था उसको, लेकिन अब उसको डॉक्यूमेंट में अपना कप्तान मीणा चौक बोला जाएगा। फिर है किशोरी बालिका योजना, जो अभी तक 7 या 8 आकांक्षी जिलों में ही थी, 7 आकांक्षी जिलों में ही थी, अब उसको 27 आकांक्षी जिलों में ब्लॉक्स में कर दी, आकांक्षी ब्लॉक्स में कर दी है। ठीक है, पहले इनिशियल फेज में ये 5 आकांक्षी ब्लॉक्स में हुई, फिर 7 में, अब ये 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में इसका प्रसार हो गया है। दूसरा, जो राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में प्रथम और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान पे है, और जो इसके सौर ऊर्जा के पार्ट्स हैं उनमें ए और सी में पहले स्थान पे है और बी में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, क्योंकि ये जो सी पार्ट है ना, सी वाला जो पार्ट है ये काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, कभी ये फर्स्ट में चला जाता है, कभी थर्ड में आ जाता है, ये काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। तो जो अभी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ए और सी फर्स्ट स्थान पे है और जो बी है वो सेकंड स्थान पे है। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान ओवरऑल देखें तो पहले स्थान पे और अक्षय ऊर्जा में राजस्थान सेकंड स्थान पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने थोड़ा सा पार्ट करंट अफेयर का कवर किया है और बाकी हमने विटामिन B2 को कवर करने की कोशिश की है, विटामिन बी को कवर करने की कोशिश की है। कोशिश है नेक्स्ट क्लास में हम बी को कंप्लीट कर देंगे और देन फिर बाद में अपना नंबर आएगा, एसेंशियल मिनरल्स का नंबर आएगा। ठीक है, फिर अपन एसेंशियल मिनरल्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।